नमस्कार साथियों। आज है दिनांक 3 और आज कौन कौन से ऐसे करंट अफेयर हैं, या हम कहें कि आज पेपर में कौन कौन सी ऐसी खबरें हैं जो हमारी करंट अफेयर बन सकती है। तो आइए जान लेते हैं कौन कौन सी ऐसी खबर है। तो पहले पृष्ठ पे आज दैनिक जागरण का जो राष्ट्रीय संस्करण है उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आज जो फ्रंट पे खबर है उसमें किसानों के लिए 14,000 करोड़ के 7 प्रोजेक्ट को मंजूरी केंद्र सरकार ने दी है। तो इसमें कैबिनेट बैठक जो हुई है उसमें सूचना एवं प्रसारण मंत्री जो हैं कौन है, हमारे अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि क्या बताया कि कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन से मुकाबला, जीडी डिजिटलीकरण और बागवानी तथा पशुधन क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार ने लगभग 7 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है ना। तो लगभग कितना 14,000 करोड़ का ये पूरा प्रस्ताव है। तो आप ये याद रखिएगा। उसके साथ साथ कैबिनेट के जो अन्य प्रस्ताव हैं उसमें देश में 5वें सेमीकंडक्टर प्लांट को मंजूरी दी है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो 5वां सेमीकंडक्टर जो प्लांट है वो कहाँ पर लगाया गया है। तो ये साणत गुजरात में लगाया गया है ना। तो ये आपको पता हो। दूसरा है जो कैबिनेट का जो अन्य फैसला है उसमें मुंबई इंदौर के बीच बनेगी 309 किलोमीटर लंबी रेल लाइन। तो इससे क्या होगा, कनेक्टिविटी बेहतर होगी मुंबई से इंदौर की। तो एक ये डिसीजन है। तीसरा है सुखोई के लिए HAL से 240 एरो इंजन खरीदने की मंजूरी। तो ये जो सुखोई है ये क्या है, वायुसेना का एक विमान है ना। तो इसको भी मंजूरी दी गई है ना। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड इसका निर्माण करता है। उसके बाद में 85 दिनों में 2.5 लाख करोड़ के इंफ्रा प्रोजेक्ट स्वीकृत। अब जो ये इंफ्रा प्रोजेक्ट हैं उन्होंने 85 दिनों में जो 2.5 लाख करोड़ के इंफ्रा प्रोजेक्ट स्वीकृत किए गए हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना ध्यान सरकार क्यों दे रही है, इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो जो कारण निकल के आया है वो पहला कारण तो यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मजबूत होगा तो जो आवागमन है वो बेहतर होगा। दूसरा, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान की आवाजाही है वो बेहतर होगी। कनेक्टिविटी बेहतर होने से क्या होगा, संसाधनों का दोहन सही तरीके से हो पाएगा। तो ये सब उसके बेहतर जो निर्णय निकल के आए हैं सरकार की तरफ से, उनका ये पूरा जिस्ट है। आगे हम चलते हैं। तो कनाडा में एक घटना हुई है, पंजाबी गायक AP ढिल्लों के घर पे फायरिंग हुई है। तो हम बात कर लेते हैं कि कनाडा की जो राजधानी है वो क्या है, ओटावा है ना। तो आपको ये पता हो कि कनाडा की राजधानी क्या, ओटावा। और इसके जो प्रधानमंत्री है वो कौन है, जस्टिन ट्रूडो है ना। तो ये आपको पता हो। दूसरा, जो कनाडा है वहाँ भी लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार क्या करती है, शासन करती है। और भारत में भी लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई शासक हमारे यहाँ भी क्या करते हैं, शासन करते हैं। तो ये खबर है। अब नीचे चलते हैं, थोड़ा देख लेते हैं और कौन सी खबर है जो हमारी करंट अफेयर से रिलेटेड हो सकती हैं। तो एक है कि जो अभी बुलडोजर एक्शन जो देखा जा रहा है यूपी में और विभिन्न जगहों पर, उस पर सुप्रीम कोर्ट अपना सख्त रूप अपनाकर उन्होंने कहा है कि जो उचित दिशा निर्देश तय करें, पहले सुझाव दें। जो आम पब्लिक है उनसे सुझाव मांगा है कि आप सुझाव दें कि इस पर क्या हम कर सकते हैं, और कानूनी प्रक्रिया के बिना किसी का घर नहीं गिरा सकते, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो एक खबर ये है। आगे चलते हैं। एक मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामला आया है दिल्ली से। तो मनी लॉन्ड्रिंग जो होता है वो क्या होता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित अगर बात करें तो इसके हम बेसिक पे चलते हैं। पहले बेसिक क्या है। तो सबसे पहले जब देश आज़ाद हुआ तो मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित एक कानून बनाया गया, कौन सा, फेरा, फॉरेन रेगुलेशन एक्ट है ना। तो पहले फेरा बनाया गया लगभग 70 के दशक में। उसके पश्चात फेमा बनाया गया 90 के दशक में। उसके पश्चात अगर हम बात करें तो अभी PMLA
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का निर्माण किया गया, है ना। तो पहले फेरा बनाया गया, फिर फेमा बनाया गया लगभग 90 के दशक में। उसके बाद में एक और आया था, अगर आपको पता हो तो, कोफे पोसा करके एक कानून आया था एक वो। उसके बाद में अभी मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित कौन सा है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, है ना। तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग में क्या होता है कि जो काला धन होता है उसे सफ़ेद कर लिया जाता है। मतलब जो काली कमाई होती है, या कहें कि जो सरकार से प्रत्यक्षतः छुपाई हुई कमाई होती है, उसे विभिन्न रास्तों के माध्यम से वाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है ना। साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग में लॉन्ड्रिंग जैसे अगर बात करें महिलाओं का अपहरण, बालकों का अपहरण आदि विभिन्न चीज़ों की लॉन्ड्रिंग हो सकती है। तो इस तरीके से हमने मनी लॉन्ड्रिंग को समझा, उसके विभिन्न पहलुओं को जाना। आगे हम चलते हैं, तो और कौन सी खबर है, तो पैरालंपिक जो खेल हो रहे हैं अभी पेरिस में, उसमें भारतीय एथलीटों ने एक ही दिन में अगर बात की जाए तो 7 पदक जीते हैं, है ना, जिसमें 2 स्वर्ण पदक हैं। अभी तक भारत ने 14 पदक पेरिस ओलंपिक जो पैरालंपिक हो रहा है इसमें जीत लिए हैं। अगर बात की जाए तो सुमित अंतल ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है ना। और आगे हम अभी खेल पृष्ठ पे पूरी जानकारी देख लेंगे। उसके बाद में हम देखते हैं जम्मू के सुजवा सैन्य छावनी में गोलीबारी और सैनिक की मौत। तो आतंकी हमले की आशंका पर क्या अलर्ट जारी किया है। तो आतंकी हमला जो है वो अभी जम्मू कश्मीर में हाल ही में काफ़ी घटनाएं बढ़ गई हैं। तो आतंकी हमले जो हो रहे हैं इनके पीछे पाकिस्तान का भी हाथ होता है ना। इससे क्या होता है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को हानि होती है, वहाँ की जो पब्लिक है वो प्रभावित होती है, जो विकास कार्य होने हैं वो नहीं हो पाते हैं। दूसरा जो इंटरनेट सुविधाएं हैं जो वो बाधा उसमें आती है। इस तरीके की काफ़ी समस्याएं उत्पन्न होती है। आगे हम चलते हैं और कौन कौन सी ऐसी खबरें हैं देख लेते हैं। एक खबर यहाँ पे एम्स से निकल के आई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से एक ऐसी ऐप का डेवलपमेंट किया गया है जो 94% सटीक आपके जो आँखें होती है उसमें कॉर्निया जो है, कॉर्निया का उपचार, उसके लिए आपकी आँखें एलिजिबल है या नहीं। मतलब आप घर बैठे उस ऐप के माध्यम से अपना फ़ोटो अपलोड कर यह जान सकते हैं कि आपकी जो कॉर्निया है उसमें चेंज होना है या नहीं होना है। तो यहाँ पे कौन कौन सी खबर ऐसी है जो हमारे जो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, तो देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले है कॉर्निया की 6 परत होती है ना। आपको पता होगा कि एक दुआ लेयर करके अभी डॉक्टर दुआ ने खोज की थी, उसके साथ 6 लेयर हो गई है कॉर्निया की। एक जो व्यक्ति होता है उसकी 2 आंखें होती है। इन 2 आंखों में अगर बात की जाए, एक आंख में 3 कॉर्निया होते हैं, है ना। मतलब एक कॉर्निया जैसे 2 कॉर्निया है ना, 2 आंखों में 2 कॉर्निया, तो जो एक कॉर्निया उसमें 3 लोगों का इलाज हो सकता है, मतलब 3 लोगों को उससे आंखें मिल सकती है। तो ऐसे 2 आंखें जो है 2 कॉर्निया से कितने मिलेंगी, लगभग 6 लोगों को रोशनी मिल सकती है। तो ये बात हमें पता हो, है ना। कॉर्निया प्रत्यारोपण जो होता है, कॉर्निया में आपने देखा होगा कि जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनके आँखों के सामने सफ़ेद झिल्ली आ जाती है। तो उस सफ़ेद झिल्ली के कारण उन्हें दिखाई नहीं देता है और उनकी आँखें भी जा सकती है। तो इससे बचने के लिए, या अगर मान लो कॉर्निया का जो प्रत्यारोपण होता है उसे करने के लिए कॉर्निया को प्रत्यारोपित किया जाता है। जो कॉर्निया प्रत्यारोपित किया जाता है, तो अगर बात करें हम 2 कॉर्निया की, तो 2 कॉर्निया से क्या होता है, 6 परत मतलब 6 लोगों का इलाज किया जा सकता है ना। ये याद रखिएगा। और अभी तक जो कॉर्निया की लेयर जो खोजी गई है वो 6 परत खोजी गई है ना। और लास्ट वाली कौन सी है, कनाडा के डॉक्टर दुआ ने दुआ लेयर के नाम से एक खोजी थी, उन्हीं के नाम पर दुआ लेयर उसे नाम दिया गया है। आगे हम चलते हैं, तो देश के 5वें सेमीकंडक्टर प्लांट को मंजूरी दी है। देश का 5वां सेमीकंडक्टर
सेमीकंडक्टर प्लांट को मंजूरी दी गई है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। केयंस सेमीकॉन नाम की जो कंपनी है वो कहाँ लगाएगी? साणंद में। साणंद कहाँ पड़ता है? गुजरात में। तो गुजरात में ये जो प्लांट है वो कौन सा है? चौथा प्लांट है ना। तो गुजरात में ये प्लांट का निर्माण हो रहा है। सेमीकंडक्टर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखो, सेमीकंडक्टर काफ़ी उद्योगों में इसका प्रयोग होता है। अगर बात करें तो कौन कौन से उद्योग ऐसे हैं, तो आपको पता होगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर, बिजली, इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण आदि में अगर बात की जाए तो सेमीकंडक्टर का काफ़ी उपयोग होता है। अभी जो वर्तमान सरकार है उनके द्वारा मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को काफ़ी तवज्जो दी जा रही है। मतलब जो भी प्रोडक्ट है वो भारत में निर्मित हो, तो उसी को लेकर सरकार काफ़ी दिलचस्पी इन चीज़ों में दिखा रही है। और उसी के चलते अभी 5वां सेमीकंडक्टर प्लांट को मंजूरी दी गई है। कहाँ पर? साणंद में। तो ये आपको याद रखना है ना। और जो ये रेलवे लाइन का एक जो प्रोजेक्ट जो आया है मुंबई इंदौर के बीच, वो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के 6 जिलों से ये लाइन गुजरने वाली है ना। तो आप ये याद रखिएगा। उसके बाद में आगे चलते हैं तो 85 दिनों में 2.5 लाख करोड़ के इंफ्रा प्रोजेक्ट स्वीकृत। मैंने आपको पहले भी इंफ्रा प्रोजेक्ट के बारे में बताया है कि इंफ्रा प्रोजेक्ट इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। देखो, इंफ्रा प्रोजेक्ट किसी भी देश की उन्नति के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंफ्रा प्रोजेक्ट जितना विकास करेगा देश भी उतनी ही प्रगतिशीलता के साथ क्या करेगा? विकसित होगा, है ना। देश के विकास में इंफ्रास्ट्रक्चर के मजबूत होने का अहम योगदान होता है। इसीलिए सरकार का भी इस ओर काफ़ी रुख है ना। तो आगे हम देख लेते हैं। जैसे हमने सुखोई की बात की, तो जो सुखोई है वो लड़ाकू विमान है। क्या है? सुखोई 13 MKI, है ना। देखो, MPPSC में कभी कभी क्या होता है कि जो प्री होता है, प्री में क्वेश्चन बना दिया जाता है क्या, कि सुखोई 30 MKI जो है वो कैसा विमान है? तो क्या है? लड़ाकू विमान है। इसको कौन बना रहा है? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, है ना। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है, भारतीय वायुसेना के लिए निर्मित किया जा रहा है। तो ये आपको पता हो, है ना। आगे की तरफ हम चलते हैं तो एक खबर यहाँ पे ये निकल कर आई है कि जो ई श्रम पोर्टल है उस पर 30 करोड़ से ज़्यादा पंजीकरण हुए हैं। अब आपको पता क्या होना चाहिए कि जो ई श्रम पोर्टल है इस पर रजिस्ट्रेशन कौन करता है? तो अनौपचारिक क्षेत्र के जो कामगार हैं या जो कर्मचारी हैं वो ई श्रम पोर्टल पर क्या अपने दस्तावेजों को अपलोड करते हैं। ई श्रम पोर्टल, देखो, MPPSC प्री में या कोई सा भी जो वनडे का एग्ज़ाम होता है उसमें पूछ लिया जाता है कि ई श्रम पोर्टल कब कार्यरत हुआ। तो 26 अगस्त 2021 को ये लॉन्च हुआ, है ना। तो ये आपको पता हो कि ई श्रम पोर्टल जो है वो 26 अगस्त 2021 को लॉन्च हुआ, है ना। उसके बाद हम देखते हैं तो हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो ब्रुनेई और सिंगापुर 2 देशों की यात्रा पर जा रहे हैं। तो ब्रुनेई के साथ वहाँ ऊर्जा व रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए संभावना तलाश रहे हैं। तो साथ ही अगर सिंगापुर की बात की जाए तो सेमीकंडक्टर निर्माण और डिजिटल भुगतान क्षेत्र में अहम समझौते होने की संभावना है ना। डिजिटल भुगतान आज की जनरेशन में काफ़ी आम हो चला है, तो वहीं सेमीकंडक्टर निर्माण आने वाले समय में इसकी जो वृद्धि है वो काफ़ी अधिक होने वाली है। तो इसीलिए जो सिंगापुर है उसके साथ हम सेमीकंडक्टर निर्माण और डिजिटल भुगतान क्षेत्र में समझौते करने के लिए प्रयासरत हैं। आगे हम चलते हैं तो GIS की बात कर लेते हैं। GIS क्या होता है? GIS एक भौगोलिक सूचना तंत्र होता है जिसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, मतलब अभी जो यहाँ पे करंट में जो न्यूज आई है उसके अनुसार जो टोल प्लाजा है उसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो GIS के माध्यम से क्या करेगी, अपना जो क्या नज़र रखने का जो कार्य है
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा वो GIS के माध्यम से करने वाली है। GIS एक सॉफ्टवेयर आधारित प्रोग्राम है जिसके माध्यम से क्या होता है कि सूचनाएं संग्रहित की जाती है कंप्यूटर में और रियल टाइम डेटा प्रस्तुत किया जाता है ना। तो ये आपको पता हो। दूसरा एक खबर यहाँ निकल के आ रही है CVC से। तो हमें CVC के बारे में पता हो कि CVC क्या होता है। तो CVC का मतलब होता है केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, है ना। तो जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है इसका गठन कब हुआ, तो आपको पता होना चाहिए ये संथानम समिति की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर? संथानम समिति की सिफारिश पर ये समिति कब बनी? 1964 में इस समिति का गठन हुआ, है ना। तो 11 फरवरी 1964 को क्या CVC का निर्माण हुआ, है ना। CVC जो है इसे सांविधिक दर्जा 2003 में दिया गया, है ना। ये भी आपको पता हो। तो ये भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों को देखती है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने पूरी ये CVC जो आयोग है उससे संबंधित जानकारी हमने देख ली। अगर CVC की बात की जाए तो इसमें 3 सदस्यों का एक पैनल होता है। एक क्या होता है, एक अध्यक्ष और 2 मतलब एक सतर्कता आयोग, मुख्य सतर्कता आयुक्त और 2 अन्य सतर्कता आयुक्त होते हैं। अभी वर्तमान में जो सतर्कता आयुक्त हैं वो कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, कौन है अभी? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी जो हैं वो CVC के कौन है? चेयरपर्सन है ना, या आयुक्त हैं, मुख्य आयुक्त। तो ये आपको पता हो। और कार्यकाल क्या होता है इनका? 4 वर्ष प्लस 65 वर्ष। अब ये कैसे? तो या तो 4 वर्ष पूर्ण कर लिया जाए जो सदस्य उसके द्वारा, या फिर उसकी उम्र 65 वर्ष हो जाए। इन दोनों में से जो पहले हो जाएगी वो उनका कार्यकाल रहेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं तो प्रवासी श्रमिकों के लिए जो कल्याणकारी कदम उठाए सरकार के द्वारा उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जानकारी मांगी है। तो यहाँ पर 2 खबरें हमारे लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। पहली तो है कि जो ई-श्रम पोर्टल है वो किनके द्वारा बनाया गया, तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय क्या करता है, ई-श्रम पोर्टल की पूरी क्या करता है, उसको नियंत्रित करता है। तो ये आपको पता हो कि ई-श्रम पोर्टल किसके अंतर्गत आता है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत। आगे हम चलते हैं और कौन सी खबरें हैं जो हमारे लिए करंट अफेयर बन सकती है, या मेंस की आंसर राइटिंग में भी उसे यूज कर सकते हैं। तो एक खबर है, उच्च पदों पर बैठे लोगों से जिम्मेदार आचरण की अपेक्षा, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा वर्डिक्ट दिया है कि जो उच्च पदों पर लोग बैठे हैं वो कभी कभी क्या होता है कि अपने जो कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों का पालन ना करते हुए अगर मैं सामान्य भाषा में कहूँ तो एक घमंड जैसा उनके अंदर आ जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे और इशारा करते हुए कहा है कि भैया जो उच्च पदों पर जो लोग बैठे हैं ना उनको अपने बेहतर आचरण की अपेक्षा लोगों को उनसे होती है। तो आप बेहतर आचरण करें और लोगों की समस्याओं का निराकरण करें। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्डिक्ट दिया गया है ना। एक हम मेंस में जो महिला के साथ शोषण होते हैं या महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं उसमें लखनऊ में चलती कार में जो मॉडल के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है इसे हम उसमें लिख सकते हैं। अगर कोई महिला से संबंधित अत्याचार आए या बलात्कार जैसी घटनाओं से संबंधित क्वेश्चन अगर मेंस में पूछ लिया जाए तो लखनऊ का हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। आगे हम चलते हैं तो ऐसी कौन सी खबर है, एक कंधार हाईजैक करके एक वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पे आई है। उसमें हमें क्या क्या समझने वाली बात है, तो एक तो जो कंधार हाईजैक है वो 24 दिसंबर 1999 को हुआ था, है ना। IC 814 उसका नाम था, है ना। किसके द्वारा किया गया था? ISI समर्थित लोगों के द्वारा इसका क्या किया गया था? हाईजैक किया गया था, है ना। हमारे यहाँ जो मंत्रालय OTT प्लेटफॉर्म को जो कंट्रोल करता है वो कौन है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। तो ये आपको पता हो।
आगे हम देख लेते हैं, जातिगत जनगणना मामले में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप करने से इनकार हो गया। तो हमें यहाँ समझने वाली बात है कि जातिगत जनगणना होती क्या है। तो अगर हम जातिगत जनगणना की बात करें तो जातिगत जनगणना का मुख्य आधार क्या है, क्यों जातिगत जनगणना होनी चाहिए। तो कुछ पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं जो पेपर में दिए हुए हैं। तो पहला तो जातिगत जनगणना इसलिए होना चाहिए क्योंकि सामाजिक आर्थिक वंचित समूह की पहचान हो पाए, है ना। जो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित हैं, जो वंचित वर्ग है, उसकी पहचान हो सके, समान संसाधन वितरण सुनिश्चित हो पाए, है ना। जो संसाधन है उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो, समान रूप से हो। तीसरा क्या है, लक्षित नीतियों के कार्यान्वयन की निगरानी करने में मदद करेगी। मतलब जो नीतियां है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, वहाँ करने के लिए जातिगत जनगणना एक अहम मुद्दा है। मतलब जातिगत जनगणना अगर होगी तो जो नीतियां है वो लक्षित व्यक्ति तक पहुंच पाएगी। अगर बात करें तो 1931 में पहली जातिवार डाटा रिलीज किया गया था, जो काफ़ी पुराना है ना। जातिगत जनगणना सामाजिक न्याय और संवैधानिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भी लाभदायक है। तो ये पॉइंट हम जातिगत जनगणना के पॉजिटिव पॉइंट लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो इंदिरा साहनीवाद है, क्वेश्चन में अगर पूछ लिया जाए कि इंदिरा साहनीवाद कब आया, तो 1992 में इंदिरा साहनीवाद आया। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इंदिरा साहनीवाद जो है उसमें क्या क्या डिसीजन दिए गए हैं, उनमें मुख्य जो डिसीजन है वो कौन कौन से। तो आप ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे हम चलते हैं और कौन सी खबर है जो हमारे लिए करंट अफेयर का कार्य करेगी। तो एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से खराब नहीं होते इंजन। अब एथेनॉल जो है उसे अभी पेट्रोल में यूज किया जा रहा है। अगर बात करें 2014 की, तो 2014 से पहले देश में जो एथेनॉल का मिश्रण है 2014 में वो 1.53% है ना। कितना है, 1.53%। तो ये जो 1.53% है वो अब कितना हो गया, 15% हो चुका है। और एथेनॉल का जो मिश्रण है वो 2025 तक कितना करने का प्लान है, 20%। अर्थात कहा जाए तो 80% तो क्या हो जाएगा, पेट्रोल, प्लस 20% जो है वो क्या होगा, एथेनॉल, है ना। तो ये हमें पता हो। उसके बाद हम आगे चलते हैं और कौन सी खबरें हैं। तो एक खबर है आईपीओ। अब आईपीओ क्या होता है, तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब प्रारंभिक रूप से जो जारी किया जाता है, एक तरह से पत्र मान लो, वो आईपीओ होता है ना। प्रारंभिक निर्गमन होता है एक तरह का। तो ये शेयर बाजार में या कैपिटल मार्केट में इसका प्रयोग होता है। इसमें क्या होता है, कोई भी कंपनी सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक कंपनी बनने के लिए निवेशकों को या आम व्यक्तियों को क्या आईपीओ जारी करती है, और आईपीओ के माध्यम से क्या है, धन एकत्रित करती है। तो सार्वजनिक कंपनी बनने के लिए आईपीओ लाती है, और ये क्या होता है कि निवेशक तथा कंपनी के मध्य संबंध को दर्शाता है ना। तो आईपीओ हो गया। आगे हम चलते हैं और कौन सी ऐसी खबर है देख लेते हैं। एक, बांग्लादेश में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जो हमारे राजदूत हैं वो गृह सलाहकार बांग्लादेश के जो हैं उनसे मिले हैं, है ना। अभी आपको पता होगा कि बांग्लादेश में सांप्रदायिक तनाव प्लस वहाँ पे अभी तख्ता पलट जो हुआ है वो आपको पूरा पता होगा। तो वो वहाँ जो शेख हसीना, वहाँ की जो पूर्व प्रधानमंत्री है, वो अभी भारत में शरण लिए हुए हैं। तो आप ये जानकारी तो पहले से जानते ही हैं। आगे हम देखते हैं और कौन सी ऐसी खबरें हैं। भाला फेंक का हमने जिक्र कर लिया था पहले ही। भाला फेंक जो है पैरालंपिक खेल में, भाला फेंक में जो सुमित अंतल हैं उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है ना। तो ये आपको पता हो। और कितना मीटर इन्होंने थ्रो किया है, 70.59 मीटर इन्होंने थ्रो किया है ना। तो ये आपको पता हो। एक एक खबर यहाँ पे डेविस कप से संबंधित है। तो डेविस कप जो है वो उससे हट गए हैं सुमित। तो सुमित नागल जो हैं वो किस खेल से संबंधित है, टेनिस खिलाड़ी हैं। वो टेनिस खिलाड़ी जो हैं
तो टेनिस किससे संबंधित है? डेविस कप जो है वो टेनिस से संबंधित है, और टेनिस खिलाड़ी कौन है? सुमित नागल। तो अगर आ जाए कि सुमित नागल किस खेल से संबंधित है, टेनिस खेल से संबंधित है, और टेनिस जो है वो किसके अंतर्गत आता है? तो डेविस कप के अंतर्गत आता है ना। तो इस तरीके से हमें याद रखना चाहिए। उसके बाद में अगर बात की जाए पैरालंपिक खेल में, तो शीतला देवी और राकेश कुमार जो हैं वो भारतीय तीरंदाज हैं, है ना। भारतीय तीरंदाज जो हैं शीतल देवी और राकेश कुमार, इनकी जोड़ी ने अभी पेरिस पैरालंपिक में क्या किया है? कांस्य पदक जीता है ना। तो ये आपको पता हो। आगे हम देख लेते हैं चक्का फेंक जो स्पर्धा है उसमें पैरालंपिक खेल में योगेश कथुनिया ने क्या है? रजत पदक जीता है ना। तो ये आपको पता हो। इसके पश्चात अगर आगे देख लेते हैं, अगर और भी कोई ऐसी खबर होगी तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आज के पेपर में जो करंट अफेयर निकलने थे वो हमने डिस्कस पूरे कर ही लिए हैं। आप इनका रिवीजन कर लीजिएगा। हो सकेगा तो मैं इसका जो करंट अफेयर हमने डिस्कस किए हैं उसको हम एक PDF फाइल में लगभग 5 मिनट का वीडियो बनाकर पुनः एक करंट अफेयर की फॉर्म में पूरा डाल देंगे, ताकि इस वीडियो से वो जीस्ट निकल के आपके सामने आ पाए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, इसका रिवीजन टाइम से कर लीजिएगा ताकि आपको बेहतर चीज़ें प्राप्त हो सके। थैंक यू।